नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री ने जो कुछ अब तक देश में किया, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक काम अमेरिका के साथ कर दिया। ये जो संधि हुई है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसको गोदी मीडिया कह रही है ऐतिहासिक एग्रीमेंट है, हकीकत में जो पहली दृष्टि में सामने आया है वो भारत को तबाह करने वाला है। हम अरबों का व्यापार करेंगे और किन किन शर्तों पे करेंगे, अगर वो आप जान जाएंगे तो आपके पसीने आ जाएंगे। कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल। उन्होंने एक एक करके परतें खोली हैं और कहा है कि यह सरेंडर दिवस है। आज का दिन ऐतिहासिक रूप से शर्मनाक दिन है और बताया है कि प्रधानमंत्री को महिलाएं दांत से काटने जा रही थी। इस बयान का मतलब क्या है? मैं दावा कर सकता हूं बहुत शानदार और बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं सप्पल साहब के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है सप्पल जी आपका। गोदी मीडिया के तमाम चैनल कह रहे हैं कि ऐतिहासिक डील की हमारे विश्व गुरु जी ने, अमेरिका झुक गया, सारा टैक्स वैक्स खत्म कर दिया। कांग्रेस को पता नहीं समस्या क्या है। आप लोग केवल आलोचना करना जानते। कभी तो मोदी जी की तारीफ कर दीजिए। अमेरिका ने जो कभी नहीं हुआ वो अमेरिका हुआ, झुका, हमारे संग व्यापार कर रहा है, हम उनके संग व्यापार कर रहे हैं। कांग्रेस इतना परेशान क्यों है? मैं आपके भी बयान सुन रहा था। समस्या क्या है? कभी मोदी जी की आपने कसम खा रखी तारीफ करनी नहीं है, कोई अच्छा काम करें। सारे चैनल देख रहा था मैं, सब चैनलों पे की तारीफें आ रही हैं और आप नाराज हैं। कारण क्या है आपकी नाराजगी का? संजय जी, बहुत सालों से हम सुनते आए कि मोदी जी में गुजराती खून है, व्यापार का खून है, उनसे अच्छा व्यापारी कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी छोटे व्यापारी को भी आज भेजा होता नेगोशिएशन के लिए, तो इससे बेहतर रिजल्ट आता। क्योंकि हुआ क्या कि अमेरिका का सामान आएगा, ये तो लिखा हुआ है। कौन-कौन सा सामान आएगा, ये भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। $500 बिलियन का अमेरिका का सामान हम खरीदेंगे, ये भी लिखा हुआ है। अमेरिका के सामान का लिए अब कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, कोई मानक उसके तय तय नहीं करने होंगे, स्टैंडर्ड्स तय नहीं करने पड़ेंगे। जो जैसा सामान आएगा, ज़ीरो कस्टम ड्यूटी के साथ, ज़ीरो टैरिफ के साथ भारत के बाजार में खुला बिकेगा। ये सब तो सबको मालूम पड़ गया है। अब कोई मुझे ये बताए कि भारत का कौन-सा सामान अमेरिका जाएगा, ये स्टेटमेंट में क्यों नहीं है? कितने $100 बिलियन का अमेरिका भारत से सामान खरीदेगा, ये स्टेटमेंट में क्यों नहीं है? भारत का टैरिफ 0 होगा और अमेरिका का टैरिफ 3% 4% से बढ़कर 18% क्यों होगा? इस बारे में क्यों सरकार चुप है? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका अब भारत की निगरानी करेगा। लिखा हुआ है व्हाइट हाउस के आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कि अमेरिका भारत की मॉनिटरिंग करेगा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, कि भारत की जो आर्थिक नीति है वो अलाइंड है कि नहीं है। यानी जो स्थिति अमेरिका वेनेजुएला जैसे देशों की रखता है, उन पर नजर रखता है और उनके ऊपर नजर रख के कार्रवाई करता है, वो अधिकार आज इसने भारत से भी ले लिया। तो अपना तो सारा व्यापार हमने अमेरिका को दे दिया। अमेरिका का सामान तो हम खरीदेंगे, लेकिन अमेरिका का कोई भी सफाई कि अमेरिका ने क्या करना है, वो इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। अब आप बताइए, क्या कोई ऐसा व्यापार होता है जिसके अंदर केवल ये हो कि मैंने खरीदना क्या है, ये बिल्कुल ना हो कि मैंने बेचना क्या है? कभी ऐसा व्यापार कोई होता है? इसीलिए इसकी हम आज आलोचना कर रहे हैं और इसको सरेंडर कह रहे हैं, क्योंकि भारत ने मोदी सरकार के अंडर अमेरिका के आगे पूर्ण सरेंडर कर दिया है। सपोज अब ऐसी अगर आपको लग रहा है कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी परेशानी होगी जिसकी वजह से सरेंडर हुआ? ये भी तो हो सकता है अभी आपको पता ही ना हो, लेकिन एक बड़ी सामान की लिस्ट हो जो भारत भी भेजेगा। तो आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं आलोचना करने की उनकी? बिल्कुल यही बात तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका कौन-कौन सी चीज़ भेजेगा, वो तो अमेरिका ने लिख दिया। अब इसके अलावा भारत की कौन-सी चीज़ें जाएँगी, ये कहाँ लिखा है? ये क्यों नहीं लिखा स्टेटमेंट के अंदर? स्टेटमेंट तो बराबरी की होती है ना, कि भई मैंने जो खरीदना है वो मैं बताऊँ, जो आपने खरीदना आप बताओ। यहाँ तो एक तरफ़ा मामला है। दूसरी बात, आज पीयूष गोयल देश को गुमराह कर गए कि हीरे जवाहरातों पे ज़ीरो टैरिफ होगा। आज उन्होंने बोला और स्टेटमेंट कुछ और कह रही है। स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो अमेरिका है,
उसने अभी बहुत सारे सामान के ऊपर, जो भारत के सबसे बड़ा सेक्टर है, कौन से हैं? भारत दवाइयाँ बनाता है और पूरे विश्व में भारत की दवाइयाँ बिकती हैं। भारत का हीरे का व्यापार है, जेवरात का व्यापार है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स का व्यापार है। ये भारत के बहुत बड़े व्यापार हैं। इनके ऊपर टैरिफ क्या होगा फाइनली? ये अमेरिका ने आज इस पे शर्त लगाई है। अमेरिका ने ये लिखा है कि जो आने वाला एग्रीमेंट होगा, वो अगर उसकी शर्तें क्या होंगी, उसके आधार पे टैरिफ तय करेगा। और आने वाले एग्रीमेंट से पहले अमेरिका अपनी यूएस नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत के हिसाब से जांच करेगा, और अगर वो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी और यूएस के हितों के खिलाफ नहीं पाया गया, तो इन सेक्टर्स पे टैरिफ कम करेगा। ये स्टेटमेंट में लिखा है। और ये बता रहे हैं कि यूएस ने टैरिफ कम कर दिया, कम कर दिया। अरे जो स्टेटमेंट में लिखा है वो तो पीयूष गोयल पढ़ के आते। जो स्टेटमेंट में लिखा है कि अभी यूएस जांच करेगा अपने राष्ट्रीय हितों की, तो वो आपने पढ़ा ही नहीं। और दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रीय हित कैसे होते हैं संजय जी? कि जो हमारे यहाँ सामान आ रहा है, वो सामान हमारे आर्थिक हितों को खिलाफ तो नहीं है। उस सामान की क्वालिटी ऐसी तो नहीं है जो यहाँ के खेती का या यहाँ के पर्यावरण को नुकसान करे। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ सालों से लगातार दुनिया से 2-3 चीजें आने की बात हो रही है। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, बीटी कॉटन, बीटी सोया, ये तो सुना है सबने। इसी तरह से जो दूध है वो नॉन वेज एनिमल, मतलब जो जो पशु मीट खाते हैं, मीट के रूप में उनको चारा दिया जाता है, उनका दूध भारत को नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ की धार्मिक संवेदनाओं के खिलाफ है। अब ये विरोध कैसे हुआ कि भारत के अंदर कुछ संस्थाएं हैं, आर्थिक, व्यापारिक और साइंटिफिक। उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने कहा भाई ये बीटी कॉटन यहाँ आएगा तो हमारी पूरी कॉटन तबाह हो जाएगी। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आएगा तो हमारे लोगों की सेहत खराब होगी। ये भारत के पास अधिकार था, हमारे लोग इस पे रिसर्च करते थे, रिसर्च करके भारत की सरकार पॉलिसी बनाती थी। अब जो आज डील हुई है, इसके पैरा 6 में अमेरिका ने शर्त रख दी कि जो कुछ अमेरिका भेजेगा उस पे टैरिफ तो जीरो होगा, मतलब बिना टैक्स के वो इंडिया में आएगा, वो तो शर्त रख दी। साथ ही जो भी अमेरिका के मानक अप्रूव करेंगे, जो क्वालिटी अमेरिका की लैब ने कह दी, जो स्टैंडर्ड अमेरिकियों ने तय कर दिया, उस पे भारत के वैज्ञानिक, भारत के पर्यावरण के संस्थाएं, भारत की आर्थिक संस्थाएं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकती हैं। जो अमेरिका जैसा भेजेगा आपको मानना पड़ेगा और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सरेंडर होता है कि भाई हम क्यों अमेरिका की बात को विश्वास करके अपने पर्यावरण के खिलाफ जाते हुए या अपने पर्यावरण के और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के सामान को खुलेआम इंडिया में आने दें। अमेरिका में हमारा सामान जाएगा, उसकी शर्तें होंगी। अमेरिका ने तो ये नहीं बोला ना कि भारत का सामान बिना टेस्टिंग के आएगा, बोला अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका का सामान बिना टेस्टिंग के आएगा अब। तो ये जो शर्त है, ये बहुत ही शर्मनाक शर्त मान ली है। इस शर्त के तहत भारत अमेरिकी सामान का डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। ये आपका अवधारणा है और कुछ चीज़ों में अगर आपकी बात सत्य होती है तो ये खतरनाक संकेत भी है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों ने भी बहुत रिसर्च करी होगी, आप लोग भी मोदी जी के पीछे लगे ही रहते हैं। इस एग्रीमेंट के पीछे, इस संधि के पीछे कारण क्या है? मोदी जी ऐसे तो झुक नहीं जाएंगे कि अगर आप मोदी का कोई भी इंसान देश का प्रधानमंत्री होगा तो अपने देश के हितों की रक्षा ऐसे तो कुर्बान कर नहीं देगा। कोई ना कोई कारण तो होगा। ऐसा कौन सा कारण है कि ट्रंप हर बार आगे बढ़ के बता देते हैं कि भारत इससे तेल खरीदेगा, इससे नहीं खरीदेगा, भारत युद्ध विराम कर देगा, भारत हमारी शर्तें मान लेगा? कौन सी नाजुक नस है? अगर ऐसा है, आप जो प्रधानमंत्री के लिए सरेंडर शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं देश के, आप लोग उनको सरेंडर मोदी कह देते हैं। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं तो ऐसी कौन सी नस है जो अमेरिका ने दबा रखी होगी? कौन सी ऐसी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री झुक गए? क्या रिसर्च में या क्या शोध में आपके आया है? देखिए, राहुल गांधी जी तो स्पष्ट कह चुके कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम आए हैं उसका दबाव है। अडानी के ऊपर जो अमेरिका में ट्रायल हो रहा है उसका दबाव है। अपने मित्र को बचाने की इच्छा है, उसको बचाने के लिए आप देश के हितों को कुर्बान कर रहे हैं। कारण तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ये जो दबाव है अमेरिका का, ये नया थोड़ी है।
आपको मालूम है आज से 40 साल पहले भी, 35 साल पहले भी अमेरिका का दबाव लगातार चला आ रहा था कि भई अपना बाजार हमारे यहाँ के लिए खुलेआम खोल दीजिए। जितनी सरकारें आई भारत में उसके बाद से कोई नहीं माना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ समझ नहीं थी कि मानना है, नहीं मानना है। हमारे यहाँ एक कंसेंसस था कि ये काम देश हित के खिलाफ है। मोदी जी मान गए। क्यों मान गए? कारण तो कुछ होगा। अच्छा, माने भी तो माने, ऐसे माने कि पता ही नहीं हमारे यहाँ की क्या-क्या माना। आप ये देखिए कि जो स्टेटमेंट आया, आज सुबह 4:30 बजे के करीब आया, अमरीकी टाइम के हिसाब से। अभी 2 दिन पहले तक, कल तक भारत सरकार के लोग ये कह रहे थे, अभी तो 30-40 दिन लगेंगे। अचानक से 30-40 घंटे में स्टेटमेंट आ गया। वो स्टेटमेंट कैसे आ गया? किसने नेगोशिएट किया? और ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, जिनका इसमें रोल होना चाहिए, उन्होंने ऑफिशियली कह दिया मुझे नहीं पता, पीयूष गोयल को पूछिए। और पीयूष गोयल ने आज बोला कि रूसी तेल का मुझे नहीं पता, आप जयशंकर को पूछिए। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? ये तो गर्व की बात है ना। इतने गर्व की बात है, उछल-उछल के जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि भाई हाँ, मैंने करवाया। आज वो क्या रहा है, वो कह रहा है मैंने नहीं करवाया, दूसरा मंत्री कह रहा है मैंने नहीं कराया, अजीत डोभाल कहते हैं मैंने पहले कराया था, फिर भारत सरकार कहती है नहीं-नहीं डोभाल ने नहीं कराया। किसने कराया? ये इंपॉर्टेंट है और ये बात स्पष्ट है कि इनमें से किसी को नहीं मालूम किसने कराया। ये डील केवल और केवल उस आधे घंटे की फ़ोन वार्ता में हुई है, जो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को लगाया और सारी शर्तें मान ली, बाकी तो सबने टाइपिस्ट का काम किया है। जितनी शर्तें थी, अब मोदी जी ने अपनी शर्त कोई नहीं रखी, इसलिए भारत की कोई शर्त आज वार्ता में नहीं आई, कोई भी शर्त स्टेटमेंट में नहीं आई है। ट्रंप की सारी शर्तें उस आधे घंटे की कॉल में मान ली और क्या-क्या माना, ये पिछले 2 दिन तक भारत सरकार के मंत्रियों को नहीं मालूम था, अधिकारियों को नहीं मालूम था और अचानक से जब आज ये स्टेटमेंट आया, तो आज भी पीयूष गोयल गलत बयानी कर रहे हैं और ये सब इनको इसलिए नहीं मालूम क्योंकि जब सरेंडर किया जाता है, जब कॉम्प्रोमाइज़ कोई होता है नेता, तो वो अपने साथियों से फिर प्रॉपर नेगोशिएशन थोड़ी करता है। वो तो कहता है, "हुज़ूर जो बोलिए मानता हूँ। हुज़ूर आपने कहा रशिया से तेल नहीं लेना, अच्छा हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे रशिया से तेल? सस्ता आता है वो तो एक बात है।" अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमेरिका और चीन तो खुले तौर पे और अमेरिका नैतिक तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारत के साथ कौन था? भारत को तकनीकी, सामरिक मदद, वेपन्स की मदद कौन कर रहा था? रूस कर रहा था। जो देश आपके साथ अभी युद्ध स्थिति में खड़ा रहा, आपने उसको डंप कर दिया। तो ये डंप करने के लिए, मित्र को डंप करने का कोई बहुत बड़ा कारण तो होगा ना। ऐसे तो नहीं कोई बेवफ़ा होता। कोई बात तो बेवफ़ाई की है ना। तो कुछ तो बात मजबूरी। बेवफ़ाई की, कुछ तो मजबूरी रही है मोदी जी की। यूँ ही बेवफ़ा नहीं हो गए वो रूस के साथ और कुछ तो बेवफ़ा हुए से कुछ हुए, तो मजबूरी। शर्त मान कुछ। ली। हाँ, वो शेर है ना, कुछ तो मजबूरी रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बेवफ़ा नहीं होता, मैंने बेवफाई तो आधा आप ही बोला, कर रहे आपने हैं, पूरा बेवफाई तो बोला। आप ही कर रहे हैं। आपको पता होता है कि जो है मंत्रियों को बेचारों को कुछ नहीं पता होता है। आप क्यों उनकी कुर्सी लेने के चक्कर में। अरुण जेटली तो आपके मित्र होते थे, आपको पता था नोटबंदी, बेचारों को उनको तो नहीं पता था, इस दुनिया में नहीं है। तो इस सरकार में अगर आपको ये उम्मीद है कि किसी फैसले का किसी मंत्री को पता होगा, ये तो आप भी जानते नहीं पता होगा। वो तो बॉस ने कह दिया, फरमान जारी करना है। लेकिन एक आप बड़ा खुराफाती काम करते हैं। आप लोग एपस्टीन फाइल का नाम दे देते हैं, हम ऐसे यूट्यूबर वीडियो बना देते हैं। तो आपका तो कुछ कर नहीं पाती सरकार, ताकतवर होती है, हम लोगों के पीछे पड़ जाती है। जितने ने वीडियो बनाए थे, सरकार ने सीधा यूट्यूब को लिखा कि साहब हटा दो। 4 PM के कम से कम 1 दर्जन वीडियो हटा दिए गए, अलग अलग राज्यों से नोटिस दे दिए गए। मैं खुद समझ रहा था कि आज तक इतनी बड़ी कार्रवाई तो 4PM पे बहुत सारी कार्रवाई हुई है, इतनी बड़ी अटैक तो हुआ नहीं। आपने आज फिर एपस्टीन का फाइल ले दिया। मुझे लग रहा है ये वीडियो रिलीज होगा, पीछे पीछे भारत सरकार का यूट्यूब को मेल चला जाएगा और यूट्यूब भी पता नहीं के ऑपरेशन में आ जाता है। वो तार से नहीं, बिना पूछे आप कह दीजिए कि कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने राहुल गांधी की बात को बोला, खत्म हो गई बात। पूछे देखिए, तो पूछे। जो सप्पल साहब आपने पूछे काम तो किया, संजय जी, जो आपने काम किया, जो 12 वीडियो बनाए या बाकी सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बनाए, उन्होंने अपना काम कर दिया। आप भले ही हटा लीजिए, आज पूरे देश को मालूम है एप्स्टीन फाइल का किस्सा क्या है और भारत के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों का नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर आए, उद्योगपतियों का आए, ये शर्मनाक बात है, पूरे देश को मालूम है आज। तो जो आपकी ड्यूटी थी,
अब वो लकीर पीटते रहे वीडियो हटा के, वो वीडियो लोगों के व्हाट्सएप पे मौजूद है, हर एक के व्हाट्सएप पे जाके डिलीट करने की कोई तकनीक देश में दुनिया में आई नहीं है। तो आपने जो देश हित में काम कर दिया है वो कर दिया, अब ये केवल लकीर पीट सकते हैं। लेकिन दुखद क्या है कि भारत जैसा देश, उसके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी ना, उन्होंने पाकिस्तान से सरेंडर करवा दिया था। नरेंद्र मोदी ने आज भारत को सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे। जैसे पाकिस्तान को हराने का दिन विजय दिवस मनाया जाता है, आज का दिन सरेंडर दिवस के रूप में याद किया जाएगा। ये शर्मनाक काम हुआ है। ये जो काम हुआ है आज, इसमें मतलब भारत की निगरानी अमेरिका करेगा। ये बात आप इसका महत्व समझिए। कौन होता है अमेरिका भारत की निगरानी करने वाला? आप बातचीत करते हैं, आप अपनी समस्याएं बताते हैं, आप अपने कंसर्न्स बताते हैं, आप अपनी मजबूरियां बताते हैं, ये दो देशों के बीच में चलता है। आप अपनी इच्छाएं, अपने आकांक्षाएं दूसरे देश को बताते हैं, ये भी चलता है। लेकिन आप मॉनिटर करेंगे, यानी आप निगरानी करेंगे भारत की व्हाइट हाउस से, ये तो शर्मनाक बात है। ये तो आप किसी गांव के आदमी से पूछ लीजिए कि क्या ये बात कह के मोदी सरकार ने सरेंडर नहीं किया। वो भी कहेगा कि अमेरिका कौन होता है। हम जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका निगरानी करने का आदी है, लेकिन वो कमजोर मुल्क थे। भारत तो आत्मनिर्भर देश है, मोदी जी के आने से बहुत पहले। 140 करोड़ की संख्या है, दुनिया के दूसरे नंबर की हमारी फौज है, न्यूक्लियर पावर है, स्पेस पावर है, ये सब मोदी जी के आने से पहले हो गया था। इतना मजबूत देश का प्रधानमंत्री अमेरिका को निगरानी करने की इजाजत दे दी है। तो इस बात को लेकर कहां तक चुप रहा जा सकता है? ये बात तो हमें करनी पड़ेगी ना। और निगरानी एक तरफ, खुला रास्ता दे दिया कि जो अमेरिका का सामान आएगा बिना टैरिफ के, बिना टेस्टिंग के, बिना लाइसेंस के, बिना कोटा के, भारतीय बाजार में आएगा। इतनी बड़ी बात। और ये एक दिन नहीं, जैसे चाइना से तो कोई सामान आता है तो कभी कभी इनका खून खौलता है, तो कभी टिकटॉक बैन कर देते हैं, तो कभी कोई और सामान बैन कर देते हैं, फिर वो नेगोशिएट करते हैं, खोलते हैं। अमेरिका के साथ ऐसा कोई भी बैन करने वाला, कोई भी लाइसेंस विड्रॉ करने वाला प्रावधान ही खत्म कर दिया हमेशा के लिए। यानी अमेरिका कुछ भी करे, अब भारत सरकार अमेरिका के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लाइसेंस, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स, कोटा, ये तमाम शर्तें भारत सरकार ने खत्म ही कर दी अमेरिका के साथ। ये आज का स्टेटमेंट कहता है। तो ये तो आपने अपनी पावर अमेरिका को सुपुर्द कर दी। अमेरिका तो शर्त लगा देगा कि आप तेल खरीदोगे रशिया से तो हम आप पे टैरिफ बढ़ा देंगे, आप सामान पे टैरिफ कम नहीं करोगे तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन भारत कोई भी नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगा सकता। ये जो बेमेल हुआ है, ये तो गिव एंड टेक होता है। यहाँ पे तो गिव गिव हुआ, टेक कुछ हुआ ही नहीं। पूरे उसके अंदर आपको एक लाइन नहीं मिलेगी कि भारत अमेरिका को कितना डॉलर का सामान बेचेगा। अमेरिका $500 का हमें बेचेगा, अभी 42-43 बिलियन डॉलर का हर साल होता है, वो बढ़ के 100 बिलियन का हो जाएगा। यानी अमेरिका सामान तो 2.5 गुना ज्यादा हमको खरीदना पड़ेगा। अमेरिका कितना खरीदेगा ये तो बता देते, इसमें क्या डर था? और अगर आपने नहीं बताया, इसका मतलब ये है कि आपने बात ही नहीं की अमेरिका से। आपने अमेरिका को सिर्फ कह दिया कि हाँ हाँ हम आपसे खरीदेंगे $500 बिलियन का सामान। हजूर, आप जो खरीदो ना खरीदो वो भविष्य पे छोड़ दिया। ये वैसे जो ही समझौता हुआ, ये गलत है। वैसे ही ट्रम्प चचा बहुत पीछे पड़े रहते हैं मोदी जी के, आप और भड़का रहे हैं। लेकिन सप्पल साहब, ये कांग्रेसी नेता केवल टीवी चैनलों पर तो आपके बयान चलते ही नहीं है, वो तो उन्हीं एक ही तरफ चल जाते हैं। लेकिन बाकी जगह बस केवल हमारे जैसे यूट्यूबरों पे बोलेंगे, या फिर कांग्रेस सरेंडर दिवस ही मनाएगी पूरे देश में। देश के लोगों को कौन बताएगा? टीवी चैनल तो कह रहे हैं बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आम जनता तक आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी? हम लोग कितने पहुंचा देंगे आपको? आपको तो गांव गांव तक बात पहुंचानी है। कांग्रेस का समर्थन बचा है इतना? देखिए, आप ये मान के चलते हैं कि इस देश के अंदर केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती हैं वही लोगों तक पहुंचता है, ऐसा नहीं होता है। या केवल और केवल जो यूट्यूब चैनल कहेंगे वही पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। इस देश के अंदर लोगों की एक समझ है, लोग समझते हैं। इसी प्रोपेगेंडा की सरकार ने पूरे देश के किसानों को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि भाई ये किसान कानून आपके लिए अच्छे हैं, वो माने। कांग्रेस ने विरोध किया, सड़क पे भी किया,
संसद के अंदर भी किया, लेकिन कांग्रेस के साथ-साथ देश के किसानों ने जबरदस्त आंदोलन किया। यही सरकार ने 2017 में कोशिश की थी देश को समझाने की कि भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर जो कॉम्पेंसेशन मिलता है वो ठीक नहीं है, कानून बदलना चाहिए। तो पूरे देश से विरोध हुआ, कांग्रेस ने वो हाउस 1 साल तक हंगामा करके रखा, तो मोदी जी को वापस कदम उठाने पड़े। इसी तरह से सीए एनआरसी का मामला हो तो इनको पांव वापस खींचने पड़े। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इस देश के अंदर एक समझ अपनी भी है, लोगों तक बात पहुंचती है। हम तो जनता के बीच में संघर्ष का रास्ता इख्तियार करेंगे और सरेंडर डे इसको बनाने की बात पार्टी में भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के साथ-साथ देश की जनता और कांग्रेस इस मामले में एकमत दिखेगी आपको, ये मैं आपको बिल्कुल दावा कर सकता हूं। जिस तरह से पिछले कुछ देश विरोधी फैसले मोदी सरकार को वापस लेने पड़े, यहां पे भी उनको झुकना पड़ेगा। किसी तरह से वो देश के हितों को सरेंडर करके इस देश की सरकार नहीं चला सकते। देखिए सतपाल साहब, आप लोग भी तो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपकी महिला सांसद प्रधानमंत्री को दांत से काटने जा रही थी, स्पीकर ने वो तो रोक दिया पार्लियामेंट में आने को, वरना आपकी महिला सांसद दांत से काट लेती, उन पे हमला हो जाता, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। स्पीकर साहब गलत थोड़ी ना बोलेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैंने मना कर दिया मोदी जी को, वरना आप लोग ये कर रहे थे। ऐसा काम क्यों करने की प्लानिंग करते हैं आप पार्लियामेंट के अंदर? माफ कीजिएगा, जिन इंसानों को भौंकने की आदत है ना, वो दूसरों को काटने के रूप में ही देखते हैं। ये शर्म की बात है। सतपाल साहब, मैंने पूरी जिंदगी में पहली बार आपके मुंह से ऐसे शब्द सुने हैं, ना कभी नहीं नहीं तो बोलते आप क्योंकि ऐसे। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि ये कितनी शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री संसद के अंदर खड़े हैं और स्पीकर चेयर पे होंगे और आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं उनको काट देंगी। आप ये देश की इमेज बना रहे हैं। पूरी दुनिया में ये स्टेटमेंट फैला है स्पीकर का और सरकार का। पूरी दुनिया थू-थू कर रही है कि ये क्या भारत की संसद है और भारत की महिला सांसद जो है वो प्रधानमंत्री को दांतों से काट देगी या प्रधानमंत्री को हानि पहुंचाएगी शारीरिक। ये बात आपने किस आधार पे बीजेपी ने बोल दी? बहुत भारतीय गौरव की बात करते हैं, ये दिन आपने देश को दिखा दिए। मैं एक दावा करता हूँ आज से कई साल तक ये बात अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में गूंजती रहेगी कि भारत वो देश है जहां का प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर सुरक्षित नहीं है। ये वो देश है जिसके प्रधानमंत्री नेहरू थे। जब दंगे हो रहे थे दिल्ली के अंदर तो लाठी लेके दंगाइयों के सामने चले गए थे कि मेरे रहते बेकसूरों का बाल बांका भीड़ नहीं कर सकती है। भीड़ उनको कत्ल कर सकती थी। डरे नहीं, लाठी लेके बिना सिक्योरिटी के भीड़ के आगे खड़े हो गए। ये थे वो इस देश के प्रधानमंत्री। और एक ये प्रधानमंत्री हैं कि लोकसभा के अंदर अपने देश के सांसदों से डरकर भाग गए और स्पीकर ये कह रहे हैं कि मैंने उनको मना कर दिया कि कहीं उनके साथ हानि ना हो जाए। ये भारत के लोकतंत्र का चित्रण आप दुनिया में कर रहे हैं और ये महिलाएं, उनको आपने क्यों बदनाम किया? विरोध करना, आपने तो अभी वीडियोस देखे हैं, 2 दिन से चल रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी के आगे भी बीजेपी के सांसद आके नारे लगाते थे, विरोध करते थे। मनमोहन सिंह जी तो नहीं डरे। घटिया बात, घटिया सोच का उदाहरण है ये। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है और इस बयान ने स्पीकर के और इस घटना ने प्रधानमंत्री की भारत का सिर पूरी दुनिया में नीचा किया है। अच्छा, प्लान था क्या वैसे आपका हमला करने का? क्या योजना थी कि आप देखिए प्रधानमंत्री आएंगे, हमला देखिए करेंगे? अब आप उसी धारा में बोल रहे हैं जिस धारा में तो पूछ स्पीकर रहा और हूँ कि कोई बीजेपी के स्रोत लोग बता बोले। दीजिए, खुलासा हो नहीं, जाएगा नहीं, हमारा। नहीं, देखिए संसद के अंदर विरोध करना बाकायदा संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा माननीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी कह चुकी हैं और वो व्यक्ति के रूप में नहीं कहा था। जब ये कहा था उस वक्त ये दोनों, एक लोकसभा में नेता विपक्ष थी और एक राज्यसभा में नेता विपक्ष थे। तो मतलब बीजेपी को तो विरोध का अधिकार भी चाहिए। बीजेपी के लोग कुछ भी करे वो चलेगा और बाकी पार्टी के लोग अगर विरोध करेंगे, इस इश्यू पे करेंगे जहां पे आपने सरेंडर किया है, तो आप लोगों को ये कहेंगे कि सदन में हिंसा हो रही थी। विरोध को हिंसा मानना, ये बीजेपी की सरकार का मूल मंत्र है। आज तक वो छात्रों के विरोध को हिंसा मानते थे, वो किसानों के विरोध को हिंसा मानते थे, जो लोग पर्यावरण दूषित होने का विरोध करते थे, उनको हिंसा मानते थे। अब संसद के अंदर सांसदों के विरोध को भी हिंसा मानने लगे। ये देश बना दिया इन लोगों ने। ये देश तो नहीं था भारत।
भारत के अंदर विरोध की आजादी रहेगी। ये तो आजादी के आंदोलन से निकला था। संविधान के अंदर ये आजादी दी हुई है। आप विरोध की आजादी छीन कर लोकतंत्र जिंदा कैसे रखेंगे? और वो आजादी को आपने लोकसभा के सदन के अंदर कत्ल कर दिया। अच्छा सतपाल साहब, ये जो बयान आया स्पीकर साहब का, ये आपको क्या लगता है? आप बड़े अनुभवी हैं, आपने राज्यसभा टीवी चैनल जैसा शानदार चैनल खड़ा कर दिया था। आपको क्या लगता है कि ये स्पीकर का बयान खुद उनका अपना बयान था, या ये भी पीएमओ से आया गया कि राहुल गांधी ने सुबह कह दिया था कि आज मोदी जी नहीं आएंगे, बहुत किरकिरी हुई तो स्पीकर ने दिया? आपको लगता क्या ये स्पीकर ने खुद दिया मोदी जी को बचाने के लिए, या फिर पीएमओ से आया कि स्पीकर तुम ये कैसा कह दो? ऐसा क्या हुआ, क्या होगा? निश्चित रूप से अगर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। सही बात और होनी आने चाहिए। वाले दिनों में इस बात को हम पार्टी के अंदर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मखौल बना दिया। और अगर वाकई सीरियस थे तो देश को बताना चाहिए ना किस आधार पे उन्होंने बोला। ये तो स्पीकर के ऊपर है। उनकी जवाबदेही केवल मोदी और उनकी सरकार के प्रति नहीं है, उनकी जवाबदेही पूरे लोकसभा और पूरे देश के प्रति भी है। स्पीकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व है, वो पंच है, पंच परमेश्वर है स्पीकर। और पंच परमेश्वर अगर कोई लांछन लगा रहे हैं तो पूरे देश को उसकी वजह तो बतानी पड़ेगी उनको। पूरी बिल्कुल ठीक परंपरा बात। को लांछित करने का हक उनको नहीं है। पंच परमेश्वर की पूरी परंपरा को लांछित करने का उनको कोई हक नहीं है। देखो ठीक बात है, खतरनाक बात है, और बहुत ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि वाकई में दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल साहब, आपने मुझसे बातचीत की, समय दिया। थैंक यू सर। शुक्रिया संजय जी। ये थे गुरजीत सिंह सतपाल। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसे लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।